अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। अगर मल्टीकोलिनियरिटी का अगर इशू आ जाता है हमारे पास तो उसके क्या क्या नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला तो हमने पढ़ते हैं, ऑल्दो ब्लू द ऑलेस्ट एस्टिमेटर्स हैव लार्ज वेरिएंसेस एंड कोवेरिएंसेस मेकिंग प्रिसाइज एस्टिमेशन डिफिकल्ट। ब्लू हमने अजम्पशन पढ़ी थी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर, तो मतलब क्या था, बी एल यू का मतलब था बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेशन। तो ऑल दो कि आपके एस्टिमेशन ब्लू होंगे यानी कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स होंगे, मगर उनके वेरिएंसेस और कोवेरिएंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, और जिसकी वजह से आपके एस्टिमेटर्स ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होंगे, ऑथेंटिक नहीं होंगे, रिलायबल नहीं होंगे, क्योंकि उनके वेरिएंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बिकॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंस वन, इस कॉन्सिक्वेंस की वजह से द कोफिशिएंट इंटरवल भी जो है वो क्या होगा, मच वाइडर होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर देंगे। एच नॉट को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप टाइप टू एरर करेंगे। टाइप टू एरर, टाइप टू एरर क्या होता है कि जिसके अंदर आप एच नॉट को रिजेक्ट ना कर पाए जबकि वो ठीक ना हो, यानी कि आपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया मगर वो ठीक नहीं था, लीडिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द जीरो नल हाइपोथेसिस मोर रेडिली। यानी कि वही जो मैंने भी कहा है कि जब आप टाइप टू एरर कर रहे हैं मतलब ये कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल ज़्यादा है, तो आप ऑब्वियसली आप एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। तो एच नॉट यहाँ पर क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी पॉपुलेशन एस्टिमेटेड, और टाइप टू एरर करने के उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंसिक्वेंस वन, द टी वैल्यू, the t ratio of one or more coefficients tend to be statistical insignificant। तो statistically insignificant क्या होता है, जब आपकी p वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0.05 हो, और 0.05 आपका क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये 5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, और 10% भी हो सकता है, ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो जब आपका स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो मतलब p वैल्यू मोर देन 0.05 हो, तो क्या करते हैं आप एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टी रेशो की। अगर टी रेशो की वैल्यू आपके क्रिटिकल रीजन यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आती है तो क्या करते हैं आप एच नॉट को करते हैं एक्सेप्ट। तो आप ये देखेंगे कि मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से आपके एक या एक से ज़्यादा कोएफिशिएंट्स जो होंगे जो आपने एस्टिमेट किए होंगे उनकी टी वैल्यू जो है वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट आ रही होगी, तो आप एच नॉट को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। मगर एक और चीज़, although the t ratio of one or more value coefficient is statistically insignificant, the R square, the overall measure of goodness of fit can be very high। very high यहाँ का मतलब होगा 0.80 से 1 तक। तो आपको पहले ये चीज़ बता दूं कि आर स्क्वायर क्या था, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेजर करता है गुडनेस ऑफ फिट, यानी कि आपका पूरा मॉडल जो आपने पेश किया है उसके इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो किस हद तक जो है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका मॉडल की फिटनेस को बताता है, और ये वैल्यू वेरी कर रही होती है 0 से 1 के दरमियान। जो 1 से जितना करीब होगा उतना ही ज़्यादा मजबूत और हाई वैल्यू का मतलब यह है कि ज़्यादा फिट है, और अगर 0 के करीब होगा तो उतना ही वो कमज़ोर है। तो हो यहाँ पे ये रहा है कि एक तो ये कि यहाँ पर आपकी जो टी रेशो है वो ज़्यादातर कोएफिशिएंट्स के वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, मगर आपका जो ए आर स्क्वायर के है वो बता रहा है कि जी आपका मॉडल तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा है, यानी कि इन्फ्लुएंस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फिफ्थ कंडीशन क्या है, दी ऑलवेज एस्टिमेटर्स एंड देयर स्टैंडर्ड एरर्स कैन बी सिग्निफिकेंट सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज इन द डेटा। यानी कि अगर आप अपने सैंपल साइज में या अपने वैल्यूज में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, थोड़े से सैंपल्स आगे करेंगे या कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, यानी कि ऑब्जर्वेशंस
तो उसका इम्पैक्ट स्टैंडर्ड एरर पे बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि थोड़ा सा आपने सैम्पलिंग में चेंजेस की तो क्या हुआ, आपका स्टैंडर्ड एरर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो ये भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं मल्टीकोलिनियरिटी के। नाउ लेट्स मूव टू द डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, हाउ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट इट, कि मल्टीकोलिनियरिटी की सिचुएशन क्या है, उसकी डिग्री क्या है। Multicollinearity is a question of degree, not of kind. The meaningful distinction is not between the presence and the absence of multicollinearity, but between its various degrees. डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर। डिग्री का मतलब ये है मल्टीकोलिनियरिटी की सिचुएशन क्या है, नॉर्मल है, लेस है, मॉडरेट है, सिवियर है या वेरी हाई मल्टीकोलिनियरिटी है। हमने ये चीज़ देख रही होती है जब डिटेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी किस हद तक ज़्यादा है। मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ, रियल वर्ल्ड में से जब आप डाटा लेते हैं तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो टू सम एक्सटेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी हो रहे होते हैं। आप किसी भी ऐसी रिसर्च कभी नहीं कर सकते जिसमें वेरिएबल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट हो, मुकम्मल तौर पे एक दूसरे को इफेक्ट ना कर रहे हों, गिवन दैट कि वो एक खास डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर उन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की आपस में कोई रिलेशनशिप है तो वो उस रिलेशनशिप का किस हद तक उसमें अमल दखल है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना रिगर है या कितना ज़्यादा है। तो वो जो डिग्री है वो बेसिकली बता रही है कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक दूसरे को। तो वो डिग्री हमने एक्चुअली में फाइंड आउट करनी है। सिंस मल्टीकोलिनियरिटी रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर अज्यूम्ड टू बी नॉन स्टोकास्टिक। नॉन स्टोकास्टिक का मतलब क्या है कि फिक्स्ड हो। अगर आप सैंपल्स को तब्दील भी कर रहे हो, मुख्तलिफ सैंपल्स ले रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मॉडल पर ज़्यादा ना हो, वो एक तरह से सेम हो। तो नॉन स्टोकास्टिक का मतलब है कि सैंपल्स के जो आप रिग्रेशन रन कर रहे हैं उसके रिजल्ट में एक स्टेबिलिटी हो, वो फिक्स्ड हो, वो ज़्यादा एक दूसरे से अगेंस्ट ना हो या ज़्यादा वेरिएट ना कर रहे हो। इट इज़ अ फीचर ऑफ द सैंपल। नॉन स्टोकास्टिक जो है ये एक फीचर है किसका, सैंपल का। क्योंकि जितने आप सैंपल्स लेंगे अगर वैल्यूज में ज़्यादा फर्क आ रहा है तो वो नॉन स्टोकास्टिक नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एस्टिमेशन डिपेंड कर रही है बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग के ऊपर। तो सैम्पलिंग या डेटा जो है आपका वो इस तरह का हो जिससे आप अगर मुख्तलिफ सैंपल्स लेके भी रिजल्ट निकालें तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा एक दूसरे से फ़र्क ना कर रहे हों, एंड नॉट ऑफ द पॉपुलेशन। और अगर वो ज़्यादा कर रहे होंगे, वेरिएट कर रहे होंगे, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यार वो पॉपुलेशन को सही मायनों में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। लेकिन अगर फीचर उसके अंदर नॉन स्टोकास्टिक का हो सैंपल्स के अंदर तो हम कह सकते हैं कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Therefore, we do not test for multicollinearity but can, if we wish, measure its degree in any particular sample। तो हम लोगों ने देख लिया कि नॉन स्टोकास्टिक फीचर होना चाहिए सैंपल का। अगर तो नॉन स्टोकास्टिक फीचर है सैंपल का तो फिर हमारे लिए मल्टीकोलिनियरिटी को टेस्ट करने के लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसकी डिग्री को मेजर किया जाए कि किस हद तक मल्टीकोलिनियरिटी सैंपल्स के दरमियान पाई जाती है। उसकी वजह ये है कि जब नॉन स्टोकास्टिक होगा तो टू सम एक्सटेंट वेरिएबल्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होंगे, तो मल्टीकोलिनियरिटी तो निकलेगी। लेकिन अगर आप मल्टीकोलिनियरिटी का टेस्ट करेंगे सिंपल तो वो तो बता देंगे जी है, और वो इस तरह तो आप कोई भी रिसर्च कर नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, इसलिए हम ये करते हैं कि हम मल्टीकोलिनियरिटी की डिग्री फाइंड आउट करते हैं। अगर थोड़ी सी हुई, लो लेवल की हुई तो हम इग्नोर कर देंगे, मॉडरेट की हुई तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, और उसके लिए जो रेमेडी है वो आगे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे।
और अगर तो हाई डिग्री है तो फिर हमें वेरिएबल्स को ड्रॉप भी करना पड़ सकता है। सिंस मल्टीकोलिनियरिटी इज एसेंशियली अ सैंपल फिनोमेना, मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो बेसिकली किस चीज का मसला है, सैंपल का मसला है, पॉपुलेशन का इशू नहीं है। arising out of the largely non-experimental data collected in most social sciences, we do not have one unique method of detecting it or measuring its strength. What we have are some rules of thumbs. Okay, rules of thumb, some informal and some formal, but rules of thumb all the same. We now consider some of these rules. अच्छा, ये तो हमने लोगों ने देख लिया कि जी जो मल्टीकोलिनियरिटी का इशू है वो तो सैंपल से रिलेट करता है, क्योंकि अगर तो पॉपुलेशन की बात हो तो वो तो ऑब्वियसली है, तो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स फिर एस्टिमेटेड नहीं होंगे, वो तो एक्चुअल होंगे। मसला ही सारा ये आता है कि हम लोगों ने सैंपल से अखज़ करना होता है, एस्टिमेट करना होता है क्या कोएफिशिएंट्स, ताकि हम जो है वो प्रिडिक्शन कर सकें अबाउट द पॉपुलेशन। तो मल्टीकोलिनियरिटी का बेसिक मसला जो है वो सैंपल्स के अंदर आता है, और सैंपल जो है वो हम लोग एक लार्ज पॉपुलेशन से ले रहे हैं। अब मल्टीकोलिनियरिटी की जो डिग्री है उसको फाइंड आउट करने के लिए सम रूल्स ऑफ थंब है, वो फिर हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। अभी देखते हैं जी डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। सबसे पहले हाई आर स्क्वायर बट फ्यू सिग्निफिकेंट टी वैल्यू। मैं यहाँ पर फिर बताता हूँ, जब टी रेशियोज जो हैं वो स्टैटिस्टिकल, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है जी, जब टी रेशियो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो तो हम क्या करते हैं, एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। अब बात ये हो रही है हाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया, इसका मतलब कि आपका जो मॉडल है वेरी गुड है। और अब देखें उसमें हमने देखा कि अगर हर वेरिएबल का अगर हम लोगों ने टी रेशियो निकाली तो वो अगर कुछ में सिग्निफिकेंट आई, मतलब कि सब में सिग्निफिकेंट नहीं आई, कुछ इनसिग्निफिकेंट है, तो क्या होगा, फिर ये होगा कि आपका आर स्क्वायर आपके इंडिविजुअल्स टी रेशियोज को के रिजल्ट को आपस में मैच नहीं कर रहा। एक कह रहा है बहुत अच्छा है, दूसरा कह रहा है कि जी कोई फर्क नहीं, बिल्कुल फजूल है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो क्या होगा, ये कंफ्यूजन जो क्रिएट होगी ये मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से होगी। हम एक दफा इसको पढ़ भी लेते हैं। इट इज दी क्लासिकल symptom of multicollinearity. If R square is high, say in excess of 0.8, मतलब 80%, the F test is most cases will reject the hypothesis, meaning null hypothesis, that the partial slope coefficients are simultaneously equal to 0. जब आपने F वैल्यू फाइंड आउट की और उसने कर दिया आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट, मगर आपके जो पार्शियल स्लोप कोएफिशिएंट्स की जो एस्टिमेशंस हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल टी टेस्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, एच नॉट एक्सेप्ट है, यानी कि इक्वल्स टू 0 है। तो दोनों रिजल्ट आपस में मिसमैच कर रहे हैं। एफ टेस्ट कुछ बता रहा है, टी टेस्ट कुछ बता रहा है, तो क्या होगा इसमें मसला, ये हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो मल्टीकोलिनियरिटी का इशू है। हाई pairwise correlation among regressors. Another suggested rule of thumb is that if the pairwise or zero order correlation क्या होता है, आपके दो वेरिएबल्स का आपस में जो रिलेशन है, ये चीज साग तो ये x1 है, ये x2, ये जो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, ये कहलाता है जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। ठीक है, zero order correlation coefficient between two regressors is high, say in excess of 0.8, then multicollinearity is a serious problem. अगर तो आपके पास टू रिग्रेसर का जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा है, यानी कि अगर 80% है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। The problem with this criteria is that although high zero order correlations may suggest collinearity, it is not necessary that they be high to have collinearity in any specific case.
To put the matter somewhat technically, high zero order correlations are a sufficient but not a necessary condition for the existence of multicollinearity because it can exist even though the zero order or simple correlation are comparatively low. अच्छा, तो इसमें मसला क्या है? इस रूल ऑफ थंब में मसला ये है कि ये आप नहीं कह सकते कि अगर आपका ज़ीरो ऑर्डर कोरिलेशन जो है वो ज़्यादा है और आपके रिग्रेसर्स यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कोलिनियर हैं एक दूसरे के, तो वो कोलिनियरिटी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि वो कम हो, बिकॉज इट कैन एग्जिस्ट इवन दो द ज़ीरो ऑर्डर और सिंपल कोरिलेशंस आर कंपैरेटिवली लो। तो ये जो रिज़ल्ट है ये बाज़ औक़ात अगर तो सिंपल कोरिलेशन भी हो या ज़ीरो ऑर्डर कोरिलेशन अगर थोड़ी सी भी हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, तब भी आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो रिज़ल्ट है वो वेरी हाई आता है। तो ये एक कंडीशन आप कह सकते हैं कि आप इस पर रिलाय मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते, मगर ये चीज़ कह सकते हैं कि हाई पेयर वाइज कोरिलेशन अमंग रिग्रेसर्स that could lead to the high degree of multicollinearity, but that is not the hard and fast rule. देखिए, डिटेक्शन के कोई रूल भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मगर बाज़ औक़ात डाटा में और भी चीज़ें और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी डिटेक्ट हो जाती है, मगर आपने मल्टीपल टेस्ट लगाने हैं ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि हाँ मल्टीकोलिनियरिटी का इशू एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला हमने कंडीशन पढ़ी कि आपका जो है हाई आर स्क्वायर हो, आपका एफ टेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर रहा हो हाइपोथेसिस को, मगर आपकी जो टी रेशियोज के मुताबिक जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है वो कुछ में आ रही हो और कुछ में इनसिग्निफिकेंट आ रही हो, यानी कि जो इनसिग्निफिकेंट होंगे वो मैच नहीं कर रहे एफ टेस्ट के सिग्निफिकेंट के होने को, और आपकी आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब नियर टू अबव 80% है, तो ये कुड बी दी केस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। और हाई पेयर वाइज कोरिलेशन जो रिग्रेसर्स के दरमियान अगर आप करते हैं, अगर वो भी ज़्यादा हो तो ये भी एक चांस हो सकता है कि मल्टीकोलिनियरिटी हो। एग्जामिनेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम जस्ट मेंशन इन रिलाइंग ऑन ज़ीरो ऑर्डर कोरिलेशन, जो हमने पहले किया कि बाज़ औक़ात अगर सिंपल ज़ीरो ऑर्डर कोरिलेशन भी हो तो वो अगर लो भी हो तब भी आपका जो मल्टीकोलिनियरिटी वो डिटेक्ट हो जाती है कि बड़ी हाई है। तो इस इशू के पेश नज़र आप क्या करते हैं, वन शुड लुक एट द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, थस इन द रिग्रेशन ऑफ y on x2 x3 and x4 a finding that r square given that these three इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ये क्या है आपका वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज वेरी हाई, बट आपके ये इन दोनों को आपने रखा इन सेम, यानी कि x2 को भी जो कि पहले केस के अंदर आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपने इन दोनों को कांस्टेंट रखा और इन दोनों का इम्पैक्ट देखा, फिर इसको 3 को रखा और इन दोनों का इम्पैक्ट देखा, फिर आपने 4 को रखा, वेरिएबल 4 को आपने वेरिएबल 1 जो कि क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल उनको कांस्टेंट रखा और इन दोनों का अगर इम्पैक्ट देखा आर कंपैरेटिवली लो मे सजेस्ट दैट द वेरिएबल x2 x3 and x4 are highly intercorrelated and that at least one of these variable is superfluous। मतलब आपने पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, आप मिसाल के तौर पर आपका आर स्क्वायर जो है वो ये है, इसके अंदर ये क्या है x2 x3 x4 ये क्या है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका x1। आपने क्या करना है पार्शियल कोरिलेशन फाइंड आउट करने हैं कि क्या करना है कि आप आर स्क्वायर मालूम करें 1 के साथ वेरिएबल 2 को रख के इन दोनों का इम्पैक्ट, फिर आप आर स्क्वायर करें 3 को रख के इन दोनों का इम्पैक्ट, फिर आप करें 4 को रख के इन दोनों का इम्पैक्ट देखें। तो अगर तो इनकी वैल्यू हो लो इट मीन्स के आपके ये जो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान में आपस में एक मल्टीकोलिनियरिटी का इशू है और आपको इनमें से कोई ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी रिग्रेशन ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में
पढ़ा था। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। Since multicollinearity arises because one or two of the regressors are exact or approximately linear combination of the two regressors, one way of finding out which x variable is related to other x variable is to regress each x on the remaining x variables and compute the corresponding r square। देखें आपके पास मिसाल के तौर पर ये आपके पास आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल और आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हैं, मिसाल के तौर पर x2 x3 और x4। अब आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से इन दोनों में ऐसे हैं जो कि आपस में ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपने अगर ये फाइंड आउट करना हो तो ये मेथड यूज़ करेंगे कि आप पार्शियल रिग्रेशन करेंगे रिलेशन दोनों का, आप इसका और फिर इसका, ताकि जिसकी रिग्रेशन का रिजल्ट ज़्यादा आ रहा होगा तो आप उसको कहेंगे ये जो है ये मल्टीकोलिनियरिटी का इशू क्रिएट कर रहा है मॉडल के अंदर, विच वी डेजिग्नेट एज आर स्क्वायर आई। Each one of these regressions is called an ancillary regression, ancillary to the main regression of y on the x. Then following relationship between f and r square is established। ये है हमारे पास f को फाइंड आउट करने का, लेकिन ये इक्वेशन किसकी है, आपके पूरे मॉडल की है। इसके अंदर आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल x1 है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके बाकी दो तीन वेरिएबल। दिस वेरिएबल शो फॉलोज द f डिस्ट्रीब्यूशन विद k-2, ठीक है, एंड n-k+1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर n क्या स्टैंड कर रहा है, n क्या है, n आपका है सैंपल साइज है, और आपका k क्या है, k जो है वो आपके नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, यहाँ आप कह लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और इसके अंदर इंक्लूड करना है आपने इंटरसेप्ट टर्म को, और इंटरसेप्ट टर्म कितनी है, आई के होगी। एंड आर स्क्वायर, दिस वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन द रिग्रेशन ऑफ वेरिएबल एक्स आई ऑन द रिमेनिंग एक्स वेरिएबल। तो आपने ये जो चीज़ है ये आपका क्या है, ये टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर आप रिग्रेशन ऑफ वेरिएबल एक्स आई को देख रहे हैं ऑन द रिमेनिंग एक्स वेरिएबल। एक्स आई मतलब मिसाल के तौर पर आपने कर लिया x2 को सिलेक्ट, तो आपके जो रिमेनिंग वेरिएबल्स होंगे वो कौन से होंगे, x3 और x4। आपने f की वैल्यू निकालनी है, अगर आपने x2 को रखना है और x3 और x4 का इम्पैक्ट देखना है, इसी तरीके से x3 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 2 और 4, सिमिलरली इस तरह आप रोटेट करेंगे एफ वैल्यू निकालने के लिए। अब आगे रिजल्ट अगर आते तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। इफ द कंप्यूटेड एक्स एक्सीड द क्रिटिकल एफ आई एट द चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, नॉर्मली रिसर्चर्स 5% रखते हैं, मगर आप 2% भी रख सकते हैं, 10% भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर जो है ना 5% रखा जाता है। अगर जो आपने इस मेथड के थ्रू अगर आप एफ वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं और वो आपके जो मॉडल का एफ आई है, इफ द कंप्यूटेड एक्स एफ exceed the critical fi at the chosen level of significance, it is taken to mean that the particular xi is collinear with other x. If it does not exceed the critical fi, we say that it is not collinear with other x, in which case we may retain that variable in the model. If fi is statistically significant, मतलब क्या हुआ, आप इसकी p वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 होगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के, और आप इस केस में क्या करेंगे, x नॉट को रिजेक्ट करेंगे। We will still have to decide whether the particular xi should be dropped from the model। अगर fi की वैल्यू स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगी, यानी कि आप h नॉट को रिजेक्ट कर रहे होंगे, फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमें उसको ड्रॉप करना है मॉडल के अंदर कि नहीं। बाकी ये कंडीशन आपने याद कर लेनी है कि अगर आपका कंप्यूटेड f एक्सीड कर रहा होगा क्रिटिकल fi के साथ, तो उस केस के अंदर जो आपका fi यानी कि जिसके थ्रू आपने रिग्रेशन यानी कि आर स्क्वायर कलेक्ट किया है, कैलकुलेट किया है और एफ आई निकाला है, तो उस केस के अंदर हम उस वेरिएबल को मॉडल में रखेंगे, और अगर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हुआ रिजल्ट एफ आई का,
तो हम उस केस के अंदर उस x को हम एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन इसका इजी तरीका भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मली टेस्टिंग ऑल ऑक्सिलरी x स्क्वायर वैल्यूज वन में अडॉप्ट रूल ऑफ थंब। यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, विच सजेस्ट दैट मल्टीकोलिनियरिटी मे बी अ ट्रबलसम प्रॉब्लम ओनली इफ द आर स्क्वायर obtained from an auxiliary regression is greater than the overall r square, that is that obtained from the regression of y on all the regressors. Of course, like all other rule of thumb, this one should be used judiciously. तो यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब याद रखिएगा, अगर आपका आर स्क्वेयर जो कि आपने एक्स आई से निकाला है वो अगर ग्रेटर होगा आपके ओवरऑल आर स्क्वेयर से, ये कौन सा है, ओवरऑल आर स्क्वेयर, जिसके अंदर आप y को डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका इम्पैक्ट बाकी सारे वेरिएबल्स के ऊपर आ रहा हो, तो उसका जो अगर वो ओवरऑल आर स्क्वेयर छोटा है और आपका x जो कि ऑक्सिलरी रिग्रेशन के थ्रू एस्टिमेट किया गया है अगर वो बड़ा हो, तो उस केस के अंदर आपका इशू क्या आएगा, मल्टीकोलिनियरिटी का इशू आ जाएगा और वो सीवियर होगा। एगन वैल्यूज एंड कंडीशन इंडेक्स, ये जो दो वैल्यूज हैं ये आप स्टेटा की मदद से या ईव्यूज की मदद से निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटा और ईव्यूज में कमांड लगाकर भी ये दो वैल्यूज फाइंड आउट की जा सकती हैं। अगर इसका रूल ऑफ थंब आप याद कर लें कि अगर ये देखें, ये तो होगी आपकी कंडीशन इंडेक्स का फार्मूला और ये आपका हो गया इगन वैल्यूज का k का फार्मूला। अगर k इज बिटवीन 100 and 1000 देयर इज मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग मल्टीकोलिनियरिटी एंड इफ इट एक्सीड्स 1000 देयर इज सेवियर मल्टीकोलिनियरिटी। अगर इन केस ऑफ सी आई यानी कि कंडीशन इंडेक्स में देखते हैं, if it is between 10 and 30 there is a moderate to strong collinearity and if it exceeds 30 there is severe multicollinearity। तो ये नहीं कि आप रूल ऑफ थंब आप याद कर लें कि अगर आप कंडीशन इंडेक्स देख रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू विद इन 10 और 30 हो तो आप क्या कहेंगे कि मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग है मल्टीकोलिनियरिटी, और अगर 3 से ज़्यादा हो x तो क्या होगा, सवेयर मल्टीकोलिनियरिटी होगा। और अगर एगन वैल्यू देखते हैं तो अगर वो 100 और 1000 के दरमियान हो तो हम मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कहेंगे, और अगर 1000 से अबव हो तो क्या होगा, आप सवेयर मल्टीकोलिनियरिटी का कह देंगे कि डिटेक्शन ये हुई है। तो ये एक जस्ट इजी वे है टू फाइंड आउट। टॉलरेंस एंड वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये दोनों भी रूल्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं अगर आपने डिटेक्ट करनी हो मल्टीकोलिनियरिटी को। एज आर जे द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन द रिग्रेशन ऑफ रिग्रेसर एक्स जे ऑन द रिमेनिंग रिग्रेसर इन द मॉडल increases towards unity, that is as the collinearity of xj with the other regressor increases, VIF also increases and in the limit it can be infinite. Some authors therefore use the VIF, लोग VIF को भी यूज करते हैं as an indicator of multicollinearity. The larger the value of VIF, the more troublesome or collinear the variable x are. As a rule of thumb, if the VIF of a variable exceeds 10, which will happen if r square exceeds 0.9, दो कंडीशन, अगर तो VIF आपका एक्सीड कर रहा है 10 से और अगर r जो r स्क्वायर जो है वो एक्सीड है 0.9 से, तो दैट वेरिएबल सेट टू बी हाईली कोलिनियर। ऑफ कोर्स वन कुड यूज TOL यानी कि टॉलरेंस एज अ मेजर ऑफ कोलिनियरिटी इन व्यू ऑफ इट्स इंटीमेट connection with VIF. The closer is TOL to 0, the greater the degree of collinearity of that variable with the other regressors. On the other side, closer TOL is to 1, the greater the evidence that X is not collinear with the other regressor. एक तो कंडीशन आपने पढ़ ली ये VIF कि अगर वो 10 से ज़्यादा हो, अगर दो वेरिएबल्स का और उनका आर स्क्वायर मोर देन 0.9 हो तो वो उन वेरिएबल्स में मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। और अगर आप टॉलरेंस की बात करते हैं तो अगर तो उन वेरिएबल्स का टॉलरेंस 0 के करीब करीब हो
तो आप कहेंगे मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। और अगर वो नियर टू वन हो तो देयर इज नो मल्टी कोलिनियरिटी बिटवीन दैट वेरिएबल्स। स्कैटर प्लॉट को भी यूज किया जाता है। स्कैटर प्लॉट तो बहुत इजी है। अगर आप दो वेरिएबल्स रखते हैं x1 यहाँ पर और x2 यहाँ पर रखते हैं और ये आपकी लाइन बिल्कुल बन रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर हाई हाई मल्टी कोलिनियरिटी है। और ये देखें इस जगह पर यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो यहाँ पर नो मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है। यहाँ पे कोई नो मल्टी कोलिनियरिटी का, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी मल्टी कोलिनियरिटी का इशू आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ पर नो इशू है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी का। रेमेडियल मेजर, व्हाट कैन बी डन इफ मल्टी कोलिनियरिटी इज सीरियस। अगर सीरियस है दो चॉइसेस हैं, डू नथिंग, कुछ भी ना किया जाए, फॉलो सम रूल ऑफ थंब। अगेन रूल ऑफ थंब की ही बात हो रही है, डिटेक्शन के अंदर भी रूल ऑफ थंब है और रेमेडी भी उसकी रूल ऑफ थंब के थ्रू होती है। मल्टी कोलिनियरिटी इज एसेंशियली अ डाटा डिफिशिएंसी प्रॉब्लम। माइक्रो न्यूमेरियोसिटी मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी लिमिटेड हो तो माइक्रो न्यूमेरियोसिटी का इशू आ सकता है जो कि लीड करता है मल्टी कोलिनियरिटी की तरफ। तो आपने सबसे पहले इससे बचने के लिए क्या करना है कि आपने डाटा ज़्यादा लार्ज लेना है। जितना ज़्यादा लार्ज डाटा लेंगे माइक्रो न्यूमेरियोसिटी का इशू उतना ही कम होगा। अगर ये इतना कम होगा तो आपका मल्टी कोलिनियरिटी उतना ही ज़्यादा कम होगी। ठीक है, तो आपने ज़्यादा ज़्यादा डाटा लेना है जब भी एनालिसिस करने लगे। एंड समटाइम्स वी हैव नो चॉइस ओवर द डाटा वी हैव अवेलेबल फॉर एम्पिरिकल एनालिसिस। तो बाज़ का हमारे पास डाटा अवेलेबल ही उतना होता है कि वो ये इस तरह का इशू माइक्रो न्यूमेरियोसिटी का इशू आ सकता है। ऑल्सो इट इज़ नॉट दैट ऑल द कोएफिशिएंट इन अ रिग्रेशन मॉडल आर स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। ये भी नहीं जरूरी कि सारे का सारा डाटा जो है आपका कोएफिशिएंट का जो है वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो, ये भी नहीं हो सकता। बाज़ का आपके कुछ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी होते हैं। मोर ओवर इवन इफ we cannot estimate one or more regression coefficients with greater precision, a linear combination of them can be estimated relatively effectively. We can estimate alpha uniquely even if we cannot estimate its two components given there individually. Sometimes this is the best we can do with a given set of data. चलें यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो ये कि आपके पास डाटा ही कम अवेलेबल था। अब आप क्या करेंगे जब आपके पास डाटा ही कम अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ही कम चांसेस होंगे मल्टी कोलिनियरिटी की तरफ। अब क्या करें, अब डाटा कम आ गया, तो अब डाटा कम आने में क्या हुआ कि कुछ स्टैटिस्टिकल हमारे जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट आए, सारे नहीं आए। कुछ जो रिग्रेशन मॉडल के कुछ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो स्टैटिस्टिकल इनसिग्निफिकेंट हैं और कुछ जो हैं सिग्निफिकेंट है। और हमें क्या चाहिए, हमें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चाहिए। सारे वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो क्या मसला है कि अब हमारे पास आ गए कुछ इनसिग्निफिकेंट, तो क्या करें हम इस केस के अंदर, तो हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन उन एस्टिमेटेड वेरिएबल्स का बना सकते हैं और उसके बाद हम अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जो वेरिएबल्स स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हैं उनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन, उनका रिलेशनशिप डेवलप कर लें और उसके अंदर हम उसका जो अल्फा है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया और अल्फा डिफाइन कर लिया तो हम दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल बना देते। जब आपने दो वेरिएबल्स को लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर एक वेरिएबल बना दें तो उस एक वेरिएबल को हम उस मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। यही हम कर सकते हैं, यानी कि अगर जिन दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप बन रहा है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर उसको एक अलग एक प्रॉक्सी वेरिएबल के तौर पर भी ले सकते हैं और उस प्रॉक्सी वेरिएबल को हम एज अ सिंगल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं मॉडल के अंदर। रूल ऑफ थंब क्या है, प्रियोराइज इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास पहले से अवेलेबल है मगर उसकी सपोर्ट के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई लॉजिक्स ना हो, तो यानी कि सिक्स्थ सेंस आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो आपके सिक्स्थ सेंस में है कि यार हाँ ऐसा होगा कि आपस में इन दोनों का रिलेशनशिप हो, लेकिन आपके पास कोई
statistical proof now. Suppose we consider the model. Here we have two variables x2 and x3 और ये आपका dependent variable है, ये आपके क्या है independent variable. Where y is equal to consumption, x2 income है और x3 क्या है wealth. इनकम और वेल्थ का आपस में रिलेशनशिप है, इनकम ज़्यादा होगी तो वेल्थ भी ज़्यादा होगी. तो ये आपके पास प्रोराय इंफॉर्मेशन है कि इनकम और वेल्थ का आपस में रिलेशनशिप है. अब आपने क्या किया, उस रिलेशनशिप को आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन में बना दिया और वो हो गया ये. और हम बिलीव करते हैं कि इनका आपस में ये रिलेशनशिप है, यानी कि बीटा 2 जो है वो 1/10 है किसका, बीटा 3 का. तो ये रिलेशनशिप आपने डेवलप कर लिया इन दोनों वेरिएबल्स का, क्योंकि ये वेरिएबल्स आपको इंटरलेट करते हुए नजर आ रहे हैं. दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ इज 1/10 द कॉरेस्पॉन्डिंग रेट विद रिस्पेक्ट टू इनकम. तो आपने अगर इसको डिफाइन करना, इंटरप्रेट करना, तो क्या होगा, आपकी कंजम्पशन जो है वो डिपेंड कर रही है अगर वेल्थ के ऊपर जो कि है 1/10 ऑफ द इनकम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ इज 1/10, यानी कि इसका ये डिपेंड कर रही है अगर वेल्थ के ऊपर, तो ये वेल्थ क्या है, ये 1/10 है, यानी कि इसको आपने अगर 0.10 लिखा है तो क्या होता है 0.1/10. तो आप ये भी लिख सकते हैं. और ये क्या है आपका वेल्थ और ये क्या है आपका इनकम. तो जो y है कंजम्पशन वो डिपेंड कर रही है अगर वेल्थ के ऊपर, तो जो वेल्थ है वो डिपेंड कर रही है 1/10 ऑफ इनकम. तो ये रिलेशनशिप बन रहा है इन तीनों वेरिएबल्स का. हमने पुट कर दिया बीटा 3 की वैल्यू यहाँ पर. अब यहाँ पे एक स्टेप हम ऐड कर लेते हैं. अगर इन दोनों का अगर हम लेते हैं, बात करते हैं, बीटा 2 आ गया कॉमन, x2 प्लस, और हम सपोज करते हैं कि ये जो चीज़ है वो xi के इक्वल. वंस वी ऑब्टेन बीटा 2 एस्टिमेटेड, वी कैन एस्टिमेट बीटा 3 एस्टिमेटेड फ्रॉम द पोस्टुलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन बीटा 2 एंड बीटा 3. अगर हम बीटा 2 मालूम कर लेते हैं तो हम बीटा 2 से इजीली क्या मालूम कर सकते हैं, बीटा 3 भी मालूम कर सकते हैं. वो कैसे, ये देखो, बीटा 2 अगर हम लोगों ने मालूम कर लिया तो 1/10 इसका क्या होगा, बीटा 3 का. तो हम इसके मालूम करने से बीटा 3 भी मालूम कर सकते हैं. रेमेडियल मेजर्स में आता है अब सेकंड में, कंबाइनिंग क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डाटा. टाइम सीरीज डाटा आपके पास ईयरली होता है, और क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है जिसमें टाइम का फैक्टर ना हो मगर उसमें आपको वेरिएबल का डाटा दिया हो लेकिन उसमें टाइम का फैक्टर ना हो. लेकिन टाइम सीरीज में टाइम का फैक्टर ज़्यादा अहम लगता है. मिसाल के तौर पर आपके पास ए वेरिएबल है और पिछले 10 साल का डाटा आपके पास है, और बी है उसका भी 10 साल का डाटा है. ये आ गया टाइम सीरीज डाटा. क्रॉस सेक्शनल में क्या आता है कि आपके पास 2 साल का डाटा हो, 2009 2010 का, दो वेरिएबल्स हो. अब इसमें ये आ गया आपका क्रॉस सेक्शनल, इसमें टाइम इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, जबकि टाइम सीरीज डाटा के अंदर टाइम ही मैटर कर रहा था, क्योंकि आपके पास 10 साल 15 साल या 20 साल का डाटा मौजूद हो जिसके ऊपर आपने एस्टिमेशन करनी है. अच्छा, सपोज वी वांट टू स्टडी द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. हम मिसाल के तौर पे ये मिसाल लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऑटोमोबाइल की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने स्टडी करनी है और हमारे पास टाइम सीरीज डाटा है. तो ये इक्वेशन हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर आती है कि ये क्या है, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, बीटा 1 इंटरसेप्ट टर्म, बीटा 2 कोएफिशिएंट है किसका, ये क्या है, ये एल एन कहते हैं इसको, नेचुरल लॉग. ये लॉग फॉर्म में लिया गया है. एवरेज प्राइस, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये भी आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बीटा 3 नेचुरल लॉग की फॉर्म में इनकम, और म्यू आपका आ गया एरर टर्म, और टी इसमें क्या है, टाइम, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम सीरीज डाटा है, टाइम टी को सोचा है. आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट दी प्राइस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी अगर आप निकाल ली तो क्या होगा, बीटा 2 निकालेंगे,
और इनकम की इलास्टिसिटी निकालनी है तो क्या होगा, बीटा 3 निकालेंगे। इन टाइम्स दिस डाटा द प्राइस एंड इनकम वेरिएबल्स जनरली टेंड टू बी हाईली कोलिनियर। देखिए प्राइस और इनकम ये प्रोराय इंफॉर्मेशन आपकी कि यार ये दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, टाइम सीरीज के अंदर। Therefore, if we run the preceding regression, we shall be faced with the usual multicollinearity problem. मैं फिर यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है आपका, आप कह रहे हैं कि प्राइस और इनकम के दरमियान रिलेशनशिप हो सकता है, मोर द प्राइस मोर द इनकम मोर विल बी the ability of the people to pay high price. So low income mean low ability of the people to pay low price. तो समटाइम्स प्राइस जो है वो भी डिपेंड कर रही होती है लोगों की इनकम क्या है। तो ये आपका रिलेशनशिप आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का लग रहा है कि हो, और ये ज़्यादा होगा विजिलेंट अगर आपका टाइम सीरीज डाटा हो, यानी कि ईयर्स के ऊपर डाटा। इफ वी हैव क्रॉस सेक्शनल डाटा वी कैन ऑब्टेन a fairly reliable estimate of the income elasticity। और अगर आप मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है तो आप, अगर आपको क्रॉस सेक्शनल हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज इन सच डाटा विच आर एट अ पॉइंट इन टाइम, यहाँ पे टाइम का फैक्टर नहीं है, द प्राइसेस डू नॉट वेरी मच। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है कि जब टाइम का डाटा निकाल दिया जाए, टाइम उसमें से निकाल दिया जाए, तो फिर सारी बात है, फिर प्राइस और इनकम आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों को जो अफेक्ट कर रहा है वो जब आपके पास ज़्यादा साल हो तो ज़्यादा रिस्क है कि आप मल्टीकोलिनियरिटी का इशू आ जाए। इफ़ वी वांट टू गेट प्राइस इलास्टिसिटी बीटा 2, अब ये देखिए इसके अंदर आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप बीटा 2 एस्टिमेट कर देंगे। फ्रॉम द प्रीसीडिंग रिग्रेशन वी मे राइट द प्रीसीडिंग टाइम सीरीज रिग्रेशन एज दिस वन। अच्छा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें कि अगर आपने ये फाइंड आउट करनी है और आपने जो डाटा है वो क्रॉस सेक्शनल है, तो आप क्या करेंगे, इस इफेक्ट को माइनस कर देंगे आप इसके अंदर। तो y नेचुरल लॉग फॉर्म ऑफ y माइनस बीटा 3 नेचुरल लॉग ऑफ i, ये हमने सपोज कर लिया y स्टार के बराबर। तो y स्टार दिस वन, दैट इज y स्टार represent that the value of y after removing from it the effect of income, we can now obtain an estimate of the price elasticity बीटा 2 फ्रॉम द प्रीसीडिंग रिग्रेशन। देखिए हमने क्या किया, जो दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट कर रहे थे, हमने एक वेरिएबल को माइनस कर दिया अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में से उसके इफेक्ट को, और दूसरे का हम लोगों ने इम्पैक्ट वो फाइंड आउट कर गया रिग्रेशन के थ्रू। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो डाटा है वो क्रॉस सेक्शनल की फॉर्म में हो। तो इस तरह भी आप मल्टीकोलिनियरिटी को दूर कर सकते हैं बाय चेंजिंग योर टाइम सीरीज डाटा इनटू क्रॉस सेक्शनल डाटा। सिंपल। चौथा क्या है, ड्रॉपिंग अ वेरिएबल एंड स्पेसिफिकेशन बायस। स्पेसिफिकेशन बायस क्या होता है कि आप अपने मॉडल में से एक ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओमिट कर दें जो कि इम्पैक्ट कर रहा हो आपके दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी। तो आप सिंपली अगर एक वेरिएबल को ड्रॉप कर देते हैं जिससे आपको लगता है कि मल्टीकोलिनियरिटी का इशू आ रहा है, तो क्या होगा, उससे स्पेसिफिकेशन बायसनेस तो आ जाएगी, मगर आपके डाटे में से मल्टीकोलिनियरिटी का इशू रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो अगर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इम्पैक्ट कर रहा है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी एक साथ में, तो फिर अगर आप वो सिंपल उस वेरिएबल को ड्रॉप कर दें तो आपके मॉडल में तो फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आपका जो है वो मल्टीकोलिनियरिटी का इशू वो रिजॉल्व हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपका कोई वेरिएबल जो है वो मल्टीकोलिनियरिटी का डाटा वाइज थ्योरेटिकली अगर आप कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, मगर उसका डाटा ऐसा है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसकी फर्स्ट डिफरेंस ले सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, आपके पास मिसाल के तौर पर 2001 2002 का डाटा है, मिसाल के तौर पर एक्स वेरिएबल है,
इसकी वैल्यू है 10,000, इसकी है 1200। तो आप फर्स्ट डिफरेंस का मतलब ये है कि पिछले साल की वैल्यू में से उसको माइनस करके उसका डिफरेंस ले लें 200। और इसी तरीके से आप अगर आपके पास बहुत सारे ईयर्स का डाटा है तो हर ईयर के डाटा में आप यही काम कर रहे होंगे कि उसको माइनस कर रहे होंगे पिछली वैल्यू से, तो डिफरेंस ले रहे होंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस मतलब क्या है, पिछली साल की वैल्यू का और अगली साल की वैल्यू का डिफरेंस ले लें। अगर ये 1200 है मिसाल के तौर पर 2003 में, ये 1400 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 200। तो 200 आ जाएगा, ये आएगा 2002 के सामने, ये आएगा 2003 के सामने। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा उस वेरिएबल का। तो इस तरह से भी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप कर लेते हैं वेरिएबल की, तब भी आपका मल्टीकोलिनियरिटी का इशू रिजोल्व हो सकता है। एडिशनल और न्यू डाटा, सिंस मल्टीकोलिनियरिटी इज अ सैंपल फीचर, इट इज अ पॉसिबल दैट इन एन अदर सैंपल, आप सैंपल ही चेंज कर लें। आप अगर मिसाल के तौर पर सैंपल का टाइम, अगर आप टाइम सीरीज ले रहे हैं और सैंपल आपने लिया हुआ है 2001 से लेके 2015 तक का, हो सकता है कि अगर आप इस सैंपल को चेंज कर दें, आप 2010 से 2020 तक का डाटा ले लें, हो सकता है कि आपका वो जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए। यानी कि मल्टीकोलिनियरिटी का इशू जो है, हमेशा याद रखिएगा, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये सैंपल का प्रॉब्लम है। और अगर आप सैंपल को ही चेंज कर देते हैं तो तब भी चांसेस हैं कि आपके मल्टीकोलिनियरिटी का इशू रिजॉल्व हो जाए। रिड्यूसिंग कोलिनियरिटी इन पॉलिनोमियल रिग्रेशन, समटाइम्स जो पावर्स हैं, आपने जो वेरिएबल लिया है और आपको पता लगा कि ये वेरिएबल काम कर रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बड़ा है, आपने स्पेसिफिकेशन एरर को भी कैटर करना है तो वो ना आए, और मल्टीकोलिनियरिटी को भी रिजोल्व करना है। तो इस केस के अंदर आप क्या करेंगे कि आप अपने उस वेरिएबल का पॉलिनोमियल फॉर्म जनरेट कर लेंगे, उसका स्क्वायर ले लें या उसका क्यूब ले लें, उसको ऐड कर लेंगे, तो आपका मल्टीकोलिनियरिटी का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इज मल्टीकोलिनियरिटी नेसेसरीली बैड? अगर प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग आपका मकसद है, तो इस केस के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो आपका प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि जितना हाई आपका आर स्क्वायर होगा, आपकी प्रिडिक्शन जो है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग और रिगर होगी। तो इसलिए फिर इन केस के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मकसद प्रिडिक्शन नहीं है, रिग्रेशन है, एस्टिमेशन है कोएफिशिएंट्स की, तो उस केस के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो स्टैंडर्ड एरर्स ऑफ एस्टिमेशन है वो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपके स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन ज़्यादा हो, लार्ज हो, तो आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो रिलायबल ये नहीं रहेंगे रिलायबल। जब ये रिलायबल नहीं रहेंगे तो फिर आपकी रिग्रेशन जो आपकी एस्टिमेशन हैं वो सारी फ़ायदा ही नहीं करने की। लेकिन अगर आपकी प्रिडिक्शन आपकी है, अगर आपका मकसद प्रिडिक्शन करना है, फोरकास्टिंग है, तो इस केस के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी आपका इशू नहीं रहेगा। मगर अगर आपका एस्टिमेशन है कोएफिशिएंट्स की, तो उस केस के अंदर आपको मल्टीकोलिनियरिटी का इशू है और उसको आपको कैटल करना पड़ेगा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है मल्टीकोलिनियरिटी का इशू क्या है, उसकी डिटेक्शन कैसे की जा सकती है, उसके साइंस क्या हैं, उसके रेमेडी क्या है, और कब नेसेसरीली बैड है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।